हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है, तो इस ओकेशन पे मैं अपनी मदर को विश करना चाहता हूँ। हैप्पी मदर्स डे मॉम। आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आपने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, आपने मेरे लिए इतने सारे सेक्रीफाइस किया, आपने मुझे बचपन से कितना अच्छी तरीके से पढ़ाया, मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकता हूँ। आई एम सो मच थैंकफुल कि आप मुझे इतने अच्छे से रेस करती हैं और आप मेरी इतना ख्याल रखती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सब भी अपनी मॉम का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते होंगे और उनकी हेल्प करते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, विच इज़ लेक्चर नंबर 4, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, अब आप इस बात को समझिए कि हम ये वाला चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। इंटीरियर के अर्थ को समझने से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो वॉल्केनो है, अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है? लावा। और लावा हमारे सरफेस पे कब आता है? जब वो वॉल्केनो से विस्फोट होता है, उसमें से वॉल्केनो में से बाहर निकल के आता है। तो इंटीरियर से हमें ये समझ आया वॉल्केनो हमें पढ़ने चाहिए। और जब एक बार हम वॉल्केनो पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें से लावा निकलता है। तो लावा कितने टाइप का होता है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें रॉक पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रॉक्स अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर। फिर उसके बाद रॉक का जब डेन्यूडेशन होता है तब वो सॉइल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। डेन्यूडेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ बाय नेचुरल फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं, लाइक रेन, सनलाइट एंड वेदरिंग। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जब एक बार हमें सॉइल के बारे में पता चल जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि वो सॉइल किन किन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है। क्या हम उसमें कॉटन उगा सकते हैं या हम उसके अंदर अनाज उगा सकते हैं। और जब हमें ये पता चल जाएगा तब हमें ये भी बहुत अच्छी तरह समझ आ सकता है कि वहाँ की इकोनॉमी किस टाइप की है, क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए इसके बारे में आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को बड़े अच्छे से देखिए। अर्थ को 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वो है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, मेंटल के अंदर उससे कम, और सबसे कम टेम्परेचर क्रस्ट में पाया जाता है। क्योंकि क्रस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से लिंक है, तो इसलिए वो उसका ठंडा वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मेंटल एंड एज़ कम्पेयर टू कोर। तो अब हमें एक बात इस डायग्राम से ये भी समझ आती है कि जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आई वुड लाइक टू से डेप्थ। जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता चलेगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बस ये वाला डायग्राम जो अभी आपकी स्क्रीन पे है ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पहली लेयर को हमने क्रस्ट बोला है, सेकंड लेयर को मेंटल, और थर्ड लेयर को हमने कोर बोला है। जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, उसके ऊपर 2 तरीके की क्रस्ट पाई जाती है, एक है कॉन्टिनेंटल और एक है ओशनिक। क्या अंतर है इन दोनों क्रस्ट के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल का डिफरेंस होता है, और मटेरियल का डिफरेंस क्यों आया है ये भी मैं आपको आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको ये याद करना पड़ेगा कि दोनों जो क्रस्ट हैं वो अलग हैं। इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? अगर आप किसी प्लेन मैदान में खड़े हुए हैं और वहाँ पे आप ज़मीन को अगर एनालाइज करोगे तो वहाँ के जो मिनरल्स पाए जाएंगे वो डिफरेंट होंगे। बट अगर आप ओशन के बेड में जाओगे, आप किसी समुद्र में जाओगे, इंडियन ओशन में जाओगे, और वहाँ पर उसका बेड पे जो रॉक्स पाए जाती हैं उनका तुम अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का मटेरियल डिफरेंट है। अब ये कैसे है इसको हम पढ़ते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अंदर। ओशन जो होता है वो ओशन का जो बेड होता है वो एक अलग लावा का बना होता है। ओके, तो ये वाली बात हमको समझ आ गई। और सेकंड लेयर जो होती है हमारी मेंटल, और इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हम डीपली समझेंगे।
और थर्ड लेयर होती है हमारी कोर। अब इसकी हम विड्थ के ऊपर आ जाते हैं कि इनमें से किसकी विड्थ कितनी होती है। तो आप ध्यान से देखिए, जो क्रस्ट है उसकी जो विड्थ है वो 34 किलोमीटर्स है, और जो मेंटल है उसकी विड्थ है 2900 किलोमीटर्स, एंड कोर की विड्थ है 3200 किलोमीटर्स। और अगर आप इन सारे डिस्टेंस को जोड़ते हो तो एक अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस निकल के आता है वो 6400 किलोमीटर्स है। और ये 6400 किलोमीटर्स किसको शो करता है? ये शो करता है रेडियस ऑफ द अर्थ को। क्यों? क्या ये रेडियस ऑफ अर्थ को शो करना चाहिए? ऑब्वियसली। आप यहाँ से देखिए, ये वाला डिस्टेंस है 34 किलोमीटर, ये है 2900 किलोमीटर्स, और ये 3200 किलोमीटर्स। अगर आप इन सब को सम करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है? रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ 6400 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। ओके, अब ये देखिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, या फिर हाँ, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो सियाल की बनी होती है। सियाल का क्या होता है? सियाल क्या चीज़ है? सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम। सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम, ये आप याद रखिएगा। मेंटल के, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोलते हैं। मेंटल के अंदर हमें सीमा पाया जाता है। सीमा मतलब सिलिकेट, मैग्नीज एंड आयरन। ओके, और कोर के अंदर हमें निकल और आयरन पाया जाता है, इसलिए निफे बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ओके, जो यहाँ पे रेड डॉट शो हो रखा है वो डिनोट करता है टेम्परेचर को, और यहाँ पे पाया जाने वाला लावा, कि कितना लावा किस लेयर में ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लावा जो पाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे लावा भी सबसे ज़्यादा होगा। और लावा होता क्या है? मेल्टेड रॉक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जवाब कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता ही क्यों है? तो इसका जवाब ये है, जो हमें आर्थर होम्स ने दिया था, वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होना। हमारी अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का काम होता है अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते रहना और एनर्जी रिलीज़ करते रहना। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना, और जब वो टूटते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हर एक लेयर के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर में कम पाए जाते हैं, मेंटल में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे हमें ये क्वांटिटी ज़्यादा मिलती रहती है। और ये हमें कैसे पता चला, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। लिथोस्फेयर इज़ ए सॉलिड रॉक। अब ये देखें, मैंने आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर पढ़ाया है। अब यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब हम एक न्यू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अब इसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं कि लिथोस्फेयर क्या है। देखिए, लिथोस्फेयर इज़ सॉलिड रॉक। हमारे सरफेस पे, हमारी अर्थ पे जहाँ जहाँ हमें सॉलिड रॉक मिलेगी हम कहेंगे वो लिथोस्फेयर का पार्ट है, चाहे वो ओशनिक में हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल में हो। अब देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए दोबारा। हमें क्रस्ट पे ये अच्छी तरह पता है यहाँ पे सॉलिड रॉक मिलती हैं, यहाँ पे हमें सॉलिड रॉक मिलती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है मेंटल में, तो यहाँ पे हमें सॉलिड रॉक नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात सोचिए, यहाँ पे एक कन्वर्जन जोन भी तो आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2900 किलोमीटर्स के बाद से ही यहाँ पे सेमी सॉलिड रॉक मिलनी चालू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ लेयर्स होंगी, यहाँ पे कुछ एरिया होगा कि यहाँ तक आपको मिलता तो सॉलिड रॉक ही है। यहाँ पे इस एरिया में मिलता तो सॉलिड रॉक ही है, लेकिन तभी हमने इसको मेंटल के अंदर कंसिडर किया हुआ है। तो हमें बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है। लिथोस्फेयर का क्या मतलब है? वो वाला एरिया जहाँ पे सॉलिड रॉक पाई जाती हैं टोटल। ओके, वो वाली एरिया, उस वाले लेयर को हम कहेंगे लिथोस्फेयर। ओके, तो लिथोस्फेयर क्या है कि लिथोस्फेयर रिप्रेजेंट सॉलिड रॉक्स।
जो क्रस्ट पे पाई जाती हैं और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल पे पाई जाती है। क्योंकि आप एक बात देखिए, मेंटल में अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाना शुरू करूँगा तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो रॉक्स का पिघलना संभव है, और संभव है तो यहाँ पे हमें सॉलिड रॉक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा डायग्राम है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझा पाएगा कि क्या सीन है। लिथोस्फेयर है हमारे पास, जो सॉलिड रॉक को रिप्रेजेंट करता है, एक लेयर ऐसी है, और उसके नीचे हमारे पास मेंटल पाया जाता है जो कि सेमी सॉलिड है। अब देखिए कि मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा किसकी वजह से था? टेम्परेचर ज़्यादा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। और प्लस एक चीज़ है मेंटल, उसको कौन दबा रहा है? लिथोस्फेयर। तो उसके ऊपर क्या प्रेशर नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो चीज़ सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होती है। अगर आप किसी भी मटेरियल को, अगर आप, जो वाटर होता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है, अगर आप उसको प्रेस करते हो, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो वो, नहीं, प्रेस करने से तो नहीं, हम ये समझ सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो चलिए एक बार कन्वर्जन के लिए, मतलब एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात समझते हैं। जो हमारे पास आइस होती है, अगर आइस जो है वो सॉलिड के लिए, सॉलिड है वो, ठीक है, और वो सॉलिड किस वजह से है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है, ये एक केमिस्ट्री का रीज़न है। अगर मैं इसको फिज़िक्स के टर्म्स में लेकर आऊँ तो मुझे ये पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उनमें प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रेशर कम करूँगा, किसी चीज़ को दबा कर जो रखा हुआ है, अगर मैं वो प्रेशर रिलीज़ करूँगा तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, और वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी? लिक्विड। और अगर मैं और प्रेशर कम कर दूँगा तो वो गैसेस के अंदर भी चेंज हो सकती है। लेकिन ये एग्जाम्पल पर्टिकुलर इस सिचुएशन के अंदर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये फिज़िक्स का टॉपिक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर एक्सर्ट करूंगा, तो वो सॉलिड की तरफ चेंजेस होगी, और अगर मैं प्रेशर रिलीज़ करूंगा, उसको चारों तरफ से अगर मैं प्रेशर रिलीज़ करूंगा तो वो लिक्विड और गैसेस के अंदर चेंज होगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। अब देखिए कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। आपने क्रैक देखे होंगे, और ये क्रैक्स अर्थक्वेक के टाइम पे ज़्यादा डेवलप होते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो ये क्या होता है कि यहाँ पे होल हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे भी होल हो गया। अब जैसे ही होल हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर की वजह से कोई चीज़ सॉलिड के रूप में थी, लेकिन क्या वो अब सॉलिड के रूप में रह पाएगी? नहीं। अब एक्चुअली में ना, आप इसको समझिए कि जो मेंटल है वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में है। वो सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है। सेमी सॉलिड उसको बोलते हैं जो थोड़ा मतलब कि स्लाइम जैसा होता है कोई मटेरियल, कि वो ना लिक्विड है ना सॉलिड है, उन दोनों का बीच का है। लेकिन जैसे ही क्रैक्स आए तो एक साइड से प्रेशर रिलीज़ हो गया। प्रेशर के रिलीज़ होने की वजह से जो सॉलिड वाला नेचर था वो कम हो गया। सॉलिड वाला नेचर कम हो गया, ओके। लेकिन वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उतने ही थे अभी भी, जो टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था काफ़ी, तो वो जो मटेरियल थे, जो रॉक थे, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही लिक्विड बाद में चल के अगर वो अर्थ के अंदर रहता है तो हम उसे कहते हैं वो मैग्मा है, और जैसे जैसे वो बाहर निकलता है तो हम उसे कहते हैं वो लावा के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये वाली बात समझ में आई कि कोई चीज़ जो मेंटल में सेमी सॉलिड थी वो अर्थ की सरफेस पे आते आकर लिक्विड कैसे बनी। गॉट इट? चलिए अब इसके आगे देखिए, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर
जो है वो सॉलिड रॉक को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास मेंटल है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल को एस्थोनोस्फेयर बोलते हैं और लोअर मेंटल को मीजोस्फेयर बोलते हैं। इन दोनों की जो लेंथ होती है वो 2900 किलोमीटर्स होती है, और जो इनके बीच में जो लेयर होती है जो इन दोनों को डिवाइड करती है वो कहाँ आती है, 700 किलोमीटर्स पे। लिथोस्फेयर की जो टोटल रेंज होती है उसे हम कहते हैं 200 किलोमीटर्स। ओके, तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। एस्थोनोस्फेयर कंसिस्ट अपर मेंटल ओनली। जो अपर मेंटल होता है उसको हम सिर्फ कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ओके, लोअर मेंटल जो ज़्यादा रिजिड होता है हाई प्रेशर के कारण, इसलिए उसको मीजोस्फेयर बोला जाता है। तो हमें एक बात पता चली, जो लिथोस्फेयर है वो सॉलिड है क्योंकि वहाँ पे रॉक पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। एस्थेनोस्फेयर पे सेमी सॉलिड। लोअर मेंटल पे, क्योंकि लोअर मेंटल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एस्थेनोस्फेयर का भी है लिथोस्फेयर का ही, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो चीज़ें सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होंगी। और अगर चीज़ें सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होंगी तब हम उसे कहेंगे कि वो मीजोस्फेयर है। तो हमें ये बात भी पता चलती है कि लिथोस्फेयर सॉलिड है, एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड है, और अगर मीजोस्फेयर की बात करूँ तो वो सॉलिड है ड्यू टू द हाई प्रेशर। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस सॉलिड को इस सॉलिड से कंपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली लिथोस्फेयर पे जो सॉलिड पाया जाता है वो ज़्यादा रिजिड होगा, ठीक है। यहाँ का जो सॉलिड पाया जाता है वो कम रिजिड होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी तो है, हमें उसको नहीं भूलना है। ओके, अब इसके आगे शुरू करते हैं। हमने मेंटल को पढ़ लिया, लोअर मेंटल विच इज़ मीजोस्फेयर जो कि सॉलिड है। अब इसके बाद कोर पे आ जाइए जिसको हम ब्रायोस्फेयर कहते हैं। जो आउटर कोर होता है उसे लिक्विड कहते हैं, जो वो लिक्विड होता है, और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है। अब ये लिक्विड क्यों है, ये सॉलिड क्यों है, ये आपको बहुत अच्छी तरह सेस्मोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में समझ आ जाएगा। ओके, लेकिन ये डाटा हमें कैसे पता चल सकता है, अगर आप एक बार ये समझ लेंगे तो आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी, अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। आउटर कोर इज़ लिक्विड बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ लेस देन सिलिका। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मटेरियल चेंज हो गया, पहले आयरन नहीं मिल रहा था लेकिन अब आयरन मिल रहा है। इस वाले केस में देखिए, पहले आयरन नहीं मिल रहा था लेकिन अब आयरन मिल रहा है, और आयरन के मिलने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, या थोड़े बहुत बढ़ भी गए होंगे, लेकिन आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो बहुत जल्द ही लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर हमारा सॉलिड इस वजह से क्योंकि अब पूरी की पूरी अर्थ ऑलमोस्ट हमारी बहुत सारा अर्थ के पोर्शन का जो वज़न है वो एक पॉइंट पे लग रहा है, एक एरिया पे लग रहा है, एक सर्कल पे, सॉलिड स्फेयर पे लग रहा है, स्फेयर पे लग रहा है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ही प्रेशर के कारण सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, बिकॉज प्रेशर इज़ टू हाई। तो आपको ये वाली बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। लिथोस्फेयर हमारा सॉलिड है, एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड है, मीजोस्फेयर भी सॉलिड है, लेकिन इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लिथोस्फेयर ही ज़्यादा सॉलिड निकल के आएगा। और आउटर ब्रायोस्फेयर मतलब कि आउटर कोर वो लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। ओके, अब इसके आगे देखिए, डेंसिटी जो है वो नीचे जाते जाते बढ़ जाएगी। डेंसिटी का मतलब होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूँ तो एक स्क्वायर है मेरे पास और एक दूसरा स्क्वायर है, ये आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, और अगर इसमें चार बॉल्स रखी हैं और इसके अंदर 6 बॉल्स रखी हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में इसके पास ज़्यादा मास है और इसके पास कम मास है। ओके, तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। क्रस्ट के अंदर, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है, याद रखिए क्रस्ट कहाँ पे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट ज़्यादातर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्साइड पाए जाते हैं,
फिर उसके बाद सिलिकेट पाए जाते हैं, फिर एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम। ये 2 क्वांटिटी कम होती है। लेकिन अगर मैं पूरी अर्थ के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मटेरियल जो पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है, फिर ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। कौन सा ट्रेंड मेंटेन रहा? कोई सा भी ट्रेंड मेंटेन नहीं रहा। चलिए, ये आपको याद करना है, आप ये याद कर लेगा। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आप लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस और कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।